बच्चों हम बात कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की और हमने आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न शुरू कर लिए थे और पिछले भाग में हमने बात की थी अंकित प्रश्न संख्या 1 से 6 तक की। आज भाग 8 में हम बात करने जा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित विवरण मोहन लिमिटेड से है। वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह को परिकलित करें। यहां पर अब बात ध्यान रखें कि 1 से 6 तक के जो प्रश्न थे वो पर्टिकुलर किसी विशेष गतिविधि से संबंधित थे, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो अब तैयार करने के लिए कहा गया है आपको रोकड़ प्रवाह विवरण। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो तीनों गतिविधियों से आपको रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना होगा। तो यहां सबसे पहले हमें दिया गया है अंशधारियों की पूंजी, जिसमें कि जो प्रथम वर्ष की जो मद दी गई है वो दी गई है 2 लाख और दूसरे वर्ष की जो मद दी गई है वो दी गई है 3 लाख। इसी तरीके से आरक्षित एवं अधिशेष जो दिए गए हैं, प्रथम वर्ष के 2,20,000 दिए गए हैं, जबकि द्वितीय वर्ष के जो दिए गए हैं वो 2,70,000 रुपए। वर्ष जो दिए गए हैं वो उल्टे क्रम में दिए गए हैं, इसलिए आप कंपैरिजन इस तरीके से करेंगे, ना कि इस तरीके से। इसके बाद में अगर बात करूं तो दीर्घकालीन ऋण जो कि दिया गया है 1,80,000। चालू देयताएं दी गई है 1,40,000 और 1,20,000। आगे अगर बात की जाए तो स्थायी परिसंपत्तियां प्रथम वर्ष में दी गई हैं 3,20,000, जबकि दूसरे वर्ष में दी गई है 5 लाख रुपए। चालू परिसंपत्तियों में आपको रहतिया 1,30,000 से 1,50,000, व्यापारिक प्राप्य 1,20,000 से 90,000 और साथ ही साथ रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक दिया गया है 90,000 से 30,000 रुपए। इसके बाद में इन मदों का विवरण दिया गया है जिन्हें कहा जाता है फुटनोट्स या खाते पर टिप्पणियां। तो बैंक ऋण दिया गया है 1 लाख से 80,000। ये जो ऋण है इसमें बताया गया है कि जो दीर्घकालीन ऋण है ये बैंक ऋण है। और स्थायी परिसंपत्तियां प्रथम वर्ष की 4 लाख है, दूसरे वर्ष की 6 लाख है। इन पर संचित हांस यानी आज तक का हांस जो लगाया गया है वो लगाया गया 80,000 रुपए एवं 1 लाख रुपए और घटाने के बाद इनकी कीमत दी गई है 3,20,000 रुपए एवं 5 लाख रुपए। व्यापारिक प्राप्य में देनदार और प्राप्य पत्र दोनों दिए गए हैं। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक आपको दिया गया है 90,000 एवं 30,000। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल एक मद दी गई है, क्या कि मशीन की लागत 80,000 रुपए तथा उस पर संचित हांस 50,000 रुपए। एक मशीन थी जिसकी लागत थी 80,000 रुपए और आज तक का हांस, संचित हांस का मतलब है क्रय किया तब से लेकर आज तक, उसका विक्रय किया तब तक का हांस, उस पर 50,000 रुपए लगाया जा चुका है और उसे बेचा गया है कितने में, 20,000 रुपए में। और 9% बैंक लोन का भुगतान 31 मार्च 2017 को किया गया। प्रस्तावित लाभांश की राशि 60,000 रुपए है। हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी स्टूडेंट्स, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी प्रॉफिट की। प्रॉफिट अगर आप देखें तो हमेशा नीचे प्रॉफिट दिया जाए तो भी उस पर ध्यान ना दें, और बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल दिया गया है उसका अंतर आप लें। यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का कोई फुटनोट नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस का अंतर उठाएंगे और आप देखें अगर तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है प्रथम वर्ष का 2,20,000 रुपए दिया गया है, जबकि द्वितीय वर्ष का 2,70,000 रुपए दिया गया है। इसका मतलब चालू वर्ष का जो शुद्ध लाभ है वो 50,000 रुपए होगा। इसके अलावा और जो मदें जोड़ने की हैं अगर मैं बात करूं तो आपको चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, क्योंकि यहां पर आपको एक तो दिया गया है एकत्रित हांस, संचित हांस दिया गया है, तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट बनाना होगा जिससे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो लाभांश की राशि 60,000 रुपए है, ये जोड़ दी जाएगी। और लोन की अगर मैं बात करूं जो कि ये बैंक ऋण है, इसकी राशि दी गई है 9%। ये 9% जो आपने 20,000 रुपए का शोधन भी किया है वो भी साल के अंत में किया है। इसका मतलब इस बार जो ब्याज का भुगतान करेंगे वो पूरे 1 लाख पर 9% आप ब्याज का भुगतान करेंगे, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दिया जाएगा, घटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना होगा क्योंकि ये शुद्ध लाभ में से घटा हुआ है। तो यहां पर जोड़ने की मद एक तो डेप्रिसिएशन होगी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर इंटरेस्ट होगा, इसके अलावा लाभांश है और साथ ही साथ मशीन को बेचने
बेचने पर जो हानि हुई है वो कितनी है। अगर मैं बात करूं 80,000 की मशीन को 50,000 रुपए का हाथ लगाया जा चुका है, इसका मतलब इसकी जो आज की वैल्यू है वो 30,000 रुपए है और 30,000 की मशीन को कितने में बेचा गया है, 20,000 रुपए में बेचा गया है, यानी मशीन को बेचने पर 10,000 रुपए का घाटा हुआ है। तो हमें जोड़ने के लिए डिविडेंड मिल गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर हम अभी मालूम करेंगे, लोन का इंटरेस्ट मिल गया, 9% ब्याज की दर दी गई है और 1 लाख पर लगाना होगा क्योंकि जो 20,000 भी चुकाया है वो भी साल के अंत में चुकाया है, इसलिए ब्याज पूरे 1 लाख पर देना होगा जो कि 9,000 रुपए होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है स्टूडेंट्स वो 10,000 रुपए है। ये 4 मदें आपको ऐड कर लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज की गणना हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हमें बनाना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देख लें। तो ओपनिंग बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो 80,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 1 लाख रुपए। तो आइए किस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट्स आपको 80,000 रुपए दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 1 लाख रुपए दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति आपने बेची है तो उसका एकत्रित हाथ इसमें लाकर डाला जाएगा जिसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। तो आपने जो मशीन बेची है सिर्फ उसके हाथ की बात कर रहा हूं, उसका डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपए, वो यहां पर लाकर इसमें लिखा जाएगा। अब जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो ये आता है 1,50,000 रुपए और इसमें से 80,000 घटाते हैं तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 70,000। इसे गणितीय रूप से भी मैं आपको समझा सकता हूं। प्रथम वर्ष का डेप्रिसिएशन दिया गया है 80,000, जिसमें से 50,000 रुपए हमें हटा देने चाहिए क्योंकि वो मशीन हमने बेच दी तो उसका एकत्रित हाथ भी हम हटाएंगे। तो वास्तव में जो डेप्रिसिएशन का शेष बचना चाहिए वो बचना चाहिए 30,000, जबकि बचा कितना है 1 लाख। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 लाख है, इसका मतलब जो चालू वर्ष में डेप्रिसिएशन लगाया गया वो 70,000 रुपए है। यहीं पर हम साथ के साथ फिक्स्ड असेट्स अकाउंट भी बना लेना चाहेंगे क्योंकि फिक्स्ड असेट्स अकाउंट जो है वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ कुछ बातें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी काम आएगी। तो फिक्स्ड असेट्स के ओपनिंग बैलेंस की अगर बात करूं तो कौन सा बैलेंस लेंगे ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए तो आपको डेप्रिसिएशन घटाने से पहले का शेष लेना है क्योंकि यहां पर फिक्स्ड असेट्स के 2 बैलेंस आपको नजर आ रहे होंगे, एक 6 लाख और 4 लाख और एक 5 लाख और 3,20,000। तो यदि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो आपको जो बैलेंस लेने होंगे वो डेप्रिसिएशन घटाने से पहले वाले लेने होंगे, यानी आपको लेने होंगे 4 लाख और 6 लाख रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अकाउंट को अगर हम बनाएं तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, इसका ध्यान रखें। फिक्स्ड असेट्स एक असेट्स का आइटम है इसलिए ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट में। अब हमने जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक मशीन है जिसकी लागत है 80,000 जिस पर एकत्रित हाथ है 50,000। पहले एकत्रित हाथ की एंट्री जैसा कि मैंने आपको यहां बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो लिख दिया गया है टू फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड असेट्स में लिख दिया जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000। अब आपने इस 80,000 की मशीन जिस पर 50,000 का मूल्यह्रास लग चुका है उसे 20,000 में बेचा है। बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, तो बाय बैंक 20,000। और जैसा कि आपको पता है कि 30,000 की चीज को आपने कितने में बेचा, 20,000 में, तो 10,000 का घटा हुआ है उसे लिखा जाएगा बाय P&L। अब इसका टोटल लगा लें और जब मैं इसका टोटल लगाता हूं स्टूडेंट्स तो ये आता है 6,80,000 रुपए। 4 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था, इसका मतलब 2,80,000 रुपए की फिक्स्ड असेट्स इस बार खरीदी गई है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगी। 20,000 की मशीनरी बेची गई है या फिक्स्ड असेट्स बेची गई है और 2,80,000 की खरीदी गई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट और अगर नेट प्रॉफिट की अगर यहां पर बात करूं तो आपको अंतर लेना होगा रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का यहां अंतर है 50,000, इसमें जोड़ना होगा डिविडेंड जो कि नीचे दिया गया है 60,000 रुपए। जब लाभांश का एक ही अमाउंट प्रश्न में दिया जाए तो उतना का उतना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है और उतना का उतना ही फाइनेंसिंग में घटाना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की बात करूं तो वो 9,000 रुपए आपको ऐड करना होगा। डेप्रिसिएशन चालू वर्ष का घटाना है जो कि आपने मालूम किया है 70,000 रुपए और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आपको जोड़नी है 10,000 रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 50,000। प्रपोज्ड डिविडेंड की राशि 60,000,
इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बताया गया है 1 लाख पर निकाला जाएगा 9% की दर से, तो 9,000। डेप्रिसिएशन जो कि आपने खाता बनाकर मालूम किया है 70,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जिसकी राशि है 10,000। इनका टोटल जब मैं लगाता हूं तो इनका टोटल आता है 1,49,000। 50,000 में इन मदों को जोड़ने के बाद ये अमाउंट आ जाता है 1,99,000 रुपए, जिसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखना है, लेकिन उसमें से आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर फोकस नहीं करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो करंट लायबिलिटीज तो 1,40,000 से 1,20,000 हो रही है, यानी कि डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000 रुपए है, और रहतिया 1,30,000 से 1,50,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 रुपए है। दोनों ही घटेंगे। जब करंट लायबिलिटीज घटती है तो इसका मतलब पैसा गया है, और जब करंट असेट्स बढ़ती है तो इसका मतलब भी पैसा गया है। तो ये भी 30,000 रुपए लेस होंगे। व्यापारिक प्राप्य 1,20 से 90 हो रहे हैं। ये 30,000 रुपए जो व्यापारिक प्राप्य कम हो रहे हैं इसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब पैसा प्राप्त हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लिखा जाएगा। तो आइए आपके फॉर्मेट में से किस तरीके से लिखेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 जिसे आपको लेस करना है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो कि है 30,000 रुपए, इसको आपको ऐड करना है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000 रुपए, इसको भी आपको लेस करना है। और जब इनका रिजल्ट आप निकालते हैं तो ये रिजल्ट निकल कर आता है स्टूडेंट्स 10,000 रुपए। 1,99,000 में से 10,000 रुपए आपको घटाने होंगे। यहां टैक्स पेड नहीं है, वरना इस स्टेप के बाद जो अमाउंट आता है उसे कहा जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद टैक्स पेड को घटाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कराधान के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए 1,89,000 को कह दिया जाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं हम किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करूं तो केवल आपको स्थायी संपत्तियों पर ध्यान देना है। स्थायी संपत्तियों का खाता हमने बनाया है और हमने मालूम किया है कि हमने 2,80,000 रुपए की संपत्ति को क्रय किया है और साथ ही साथ 20,000 की संपत्ति को बेचा है। तो इसे किस तरीके से कैश फ्लो में आप दिखाएंगे वो देखिए। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 20,000 ओपन में, क्योंकि इसका मतलब पैसा आया है, और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 2,80,000 की फिक्स्ड असेट्स आपके द्वारा क्रय की गई है, इसका मतलब पैसा गया है। और इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा 2,60,000 रुपए, जिसे आप कोष्ठक में रखेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, और यहां लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको किस किस को देखना होगा, अंश पूंजी को देखना होगा। अंश पूंजी जो है स्टूडेंट्स वो 2 लाख से 3 लाख हो रही है, इसका मतलब 1 लाख के अंश जारी किए गए हैं, यह अंतर्वाह है, इसे जोड़ा जाएगा। इसके बाद में लोन अगर देखें तो 1 लाख से 80,000 हो रहा है, इसका मतलब 20,000 का लोन चुका दिया गया है, तो लोन पेड 20,000 लिखा जाएगा। साथ ही साथ आपने इस लोन पर 9,000 रुपए का ब्याज चुकाया है, यह भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मद है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए लिखा जाएगा। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मद जिसे छूटने की संभावना है, लाभांश, इसे हमने ऑपरेटिंग में जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि ऑपरेटिंग में से घटी हुई है, जबकि ऑपरेटिंग में नहीं घटनी चाहिए, फाइनेंसिंग में घटनी चाहिए। इसी तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट को भी हमने ऑपरेटिंग में जोड़ा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग में से घटी हुई है, जबकि ऑपरेटिंग में से ना घटकर फाइनेंसिंग में से घटनी चाहिए, तो इन दोनों मदों को यहां पर घटाया जाएगा। तो अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं तो कौन कौन सी मदें आपको मिली? इशू ऑफ शेयर 1 लाख रुपए जो कि ओपन में लिखे जाएंगे, लोन पेड 20,000 रुपए ये घटाए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए ये भी घटाए जाएंगे, डिविडेंड पेड 60,000 रुपए ये भी घटाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर इशू प्रोसीड 1 लाख रुपए, अंश पूंजी का कंपैरिजन करने के बाद हमें पता लगा बैंक लोन का पेमेंट किया है 20,000, जब हम तुलना करते हैं तो पता चलता है डिविडेंड पेड 60,000 रुपए, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपए। इन सभी का रिजल्ट जब आप निकालते हैं तो इन सब का फाइनल रिजल्ट 1 लाख और ये 89,000, तो कैश इनफ्लो है 11,000 रुपए।
अब अगर तीनों एक्टिविटीज को चेक करें तो 1,89,000 का इनफ्लो ऑपरेटिंग से है, 11,000 का इनफ्लो फाइनेंसिंग से है, जबकि इन्वेस्टिंग से 2,60,000 का आउटफ्लो है। इनका फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे, 1,89,000 और 11,000 को आप ऐड करेंगे, ये आता है 2 लाख रुपए, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,60,000 रुपए ऋणात्मक है। इसका मतलब आपका 60,000 रुपए नेट कैश डिक्रीज आना चाहिए, जिसे आप लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 रुपए, और इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाकर जोड़ें तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों की ओर। और जब मैं रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों को देखता हूं तो वो था साल के शुरू में 90,000, जबकि साल के अंत में रह गया 30,000। इसका मतलब रोकड़ में 60,000 की कमी होनी चाहिए। तीनों गतिविधियों को मिलाकर हमें पता है कि 60,000 की कमी हुई है। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको आपके उत्तर की जांच करने को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लिखें 90,000, क्योंकि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचता है, 30,000 रुपए। प्रश्न संख्या 7 को करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। टाइगर सुपर स्टील लिमिटेड के निम्नलिखित तुलन पत्र से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। आपको दिया गया है अंश पूंजी, फिर से वर्ष जो दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो रिवर्स दिए गए हैं, उल्टे दिए गए हैं, तो जो कंपैरिजन करना है वो इस तरीके से करना होगा। तो अगर अंश पूंजी की बात करूं तो 1,20,000 से 1,40,000 है, आरक्षित एवं अधिशेष 26,400 से 38,400 दिया गया है, व्यापारिक देय 14,000 से 21,200 है, अन्य चालू देयताएं 3200 से 2400 हैं और अल्पकालीन जो प्रावधान है वो 11,200 से 12,800 रुपए दिए गए हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो मूर्त संपत्तियां 76,000 रुपए से 96,400 रुपए दी गई हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां 24,000 से 18,800 रुपए, यानी कम हो रही हैं। अमूर्त संपत्तियों में मुख्यतः गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क है। यदि ये कम होती हैं तो इसका मतलब इन्हें अमोर्टाइज्ड किया गया है, इन्हें अपलिखित किया गया है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ी जाएंगी। और अगर ये बढ़ती हैं तो ये माना जाता है कि इन्हें परचेज किया गया है, फिर इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। गैर चालू निवेश जो कि 4,000 से 14,000 हो रहे हैं। चालू परिसंपत्तियों में रहतिया 34,000 से 31,200 रुपए दिया गया है। व्यापारिक प्राप्य 30,000 से 43,200 एवं रोकड़ तुल्यांक दिया गया है 6800 से 11,200 रुपए। सूचनाओं के रूप में अंश पूंजी दी गई है। समता अंश पूंजी 80,000 से 1,20,000 और अधिमान अंश पूंजी दी गई है 40,000 से 20,000। तो कंपैरिजन करने पर पता लगता है कि इक्विटी शेयर तो हमने जारी किए हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर का हमने रिडम्पशन किया है। ठीक है। आरक्षित अधिशेष जो कि ऊपर चिट्ठे में दे रखा है 26,400 और 38,400, उसके भी टुकड़े बता रखे हैं। जो जनरल रिजर्व है, सामान्य आरक्षित है, वो 8,000 से 12,000 है और लाभ हानि विवरण का शेष 18,400 से 26,400 रुपए दिया गया है। और मदों की आप बात करें तो व्यापारिक देय में, ट्रेड पेबल में 14,000 और 21,200 का अमाउंट है। अन्य चालू देयताओं में बकाया व्यय जो कि 3200 से 2400 है। अल्पकालीन प्रावधान में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, जिसका अमाउंट ओपनिंग 11,200 है और क्लोजिंग 12,800 है। और मूर्त परिसंपत्तियों में दो संपत्तियां दी गई है, भूमि एवं भवन जो कि 40,000 से 20,000 है और संयंत्र है जिसकी कीमत है 36,000 से 76,400 रुपए। सूचना के रूप में केवल एक ही चीज है, चालू वर्ष में भूमि एवं भवन पर हांस 20,000 रुपए तथा संयंत्र पर 10,000 रुपए है। वर्ष का लाभांश 11,200 रुपए है। स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लाभांश की। लाभांश का एक ही अमाउंट दिया गया है और जब लाभांश की एक ही राशि दी जाए तो उतनी की उतनी अमाउंट आपको ऑपरेटिंग में ऐड करनी है और वो की वो अमाउंट आपको फाइनेंसिंग में लेस करनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको टैक्स भी समझाना चाहूंगा। कर के लिए प्रावधान के केवल दो शेष दिए गए हैं, ओपनिंग शेष और क्लोजिंग शेष। नीचे कोई समायोजन नहीं दिया गया तो इसका भी आप अकाउंट नहीं बनाएंगे। ऐसा मानेंगे कि जो क्लोजिंग शेष है उसे लाभ हानि खाते से चार्ज किया गया है, तो 12,800 को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर जोड़ेंगे और 11,200 वास्तव में आपने चुकाया है, तो इसे आप कैश जनरेटेड के बाद में लेस करेंगे।
इसके अलावा मुख्य तौर पर और कौन कौन सी मदें ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, लाभ हानि विवरण का शेष सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो शुरुआत की जाती है वो लाभ हानि खाते के शेष से की जाती है। तो 18,400 से 26,400 है, जब इसका अंतर हम निकालते हैं तो 8,000 रुपए नेट प्रॉफिट आता है। इस 8,000 को लेने के बाद अगर आप जनरल रिजर्व को देखें तो वो भी 8,000 से 12,000 हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपने लाभ हानि खाते से पैसा निकाल कर जनरल रिजर्व में डाला है, जबकि ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, तो इसे भी 4,000 रुपए ऐड करेंगे। तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जनरल रिजर्व को ऐड कर दीजिए, डिविडेंड 11,200 को ऐड कर दीजिए और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि 12,800 उसे ऐड कर दीजिए। इन सभी मदों को जोड़ने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। उसके बाद में एक तो गुडविल और साथ ही साथ आपको 2 डेप्रिसिएशन दिए गए हैं, इन दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। इसके अलावा ब्याज वगैरह से संबंधित यहां पर कोई मद नहीं दी गई है, तो हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। लाभांश जो प्रेफरेंस शेयर का है वो आपको 11,200 में शामिल मानना है। चलिए तो शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात अगर हम करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट आपको 8,000 रुपए दिया गया है। स्टूडेंट्स अंतर ले लें। प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट दिया गया है 11,200, इतना ही जोड़ना है ऑपरेटिंग में और उतना ही घटाना है फाइनेंसिंग में, क्योंकि एक ही अमाउंट दिया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स 12,800 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जोड़ना है और 11,200 जो टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है उसे जनरेटेड के बाद में आपको लेस करना है। और जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है स्टूडेंट्स 4,000। इन सभी आइटम्स को आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और बिफोर टैक्स। तो यहां अगर बात की जाए तो ये हो गया आपके 24 और 4 28 और में 8 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 रुपए, जिसे आप कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पर हमें 3 मदें जोड़ने के लिए मिली है। 2 अमाउंट डेप्रिसिएशन के हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 20,000 रुपए दिया गया है, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो कि 10,000 दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट मद जो मैंने आपको बताई थी वो क्या, अमूर्त परिसंपत्तियां यहां पर घट रही हैं, और अगर घट रही हैं तो इसका मतलब इन्हें आप लिखित किया है, जिसे आप इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ या गुडविल रिटर्न ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं। और इस अमाउंट को जो कि इनका अंतर है कितना 5200 रुपए, इसको भी आपको ऐड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ अमूर्त संपत्तियों का जो अंतर है वो है 5200। ये आ गया 35,200। 36,000 में जब आप 35,200 को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज का जो अमाउंट होगा वो होगा 71,200 रुपए। अब वर्किंग कैपिटल में आपको कौन कौन सी मदें लेनी है, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको रहतिया लेना होगा, ट्रेड रिसीवेबल लेना होगा और करंट लायबिलिटीज में आपको 2 मदें लेनी होगी। एक आपको लेना होगा व्यापारिक देय और साथ ही साथ एक लेना होगा अन्य चालू देयताएं। अल्पकालीन प्रावधान नहीं लेना है क्योंकि वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसे हम ले चुके हैं। तो चलिए यहां बात अगर करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम 71,200 को इसको ले लेते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया है। तो यहां अगर बात की जाए अब सबसे पहले अगर बात करें तो आप पीछे अगर जाते हैं तो आपको स्टॉक में कमी नजर आती है 2800 रुपए की, जबकि व्यापारिक प्राप्य में आपको 13,200 की वृद्धि नजर आती है। तो जब करंट असेट्स बढ़ती हैं तो आपको उन्हें लेस करना है और जब करंट असेट्स घटती हैं तो आपको उन्हें ऐड करना है। तो इन्वेंट्री को तो हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल को हम लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री जिसका अमाउंट है 2800 रुपए और इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल आपको रिसीवेबल जो दे रखा है उसका अमाउंट है आपका, कितना अमाउंट दिया गया है आपका 13,200। तो 13,200 को आप लेस करेंगे। यहां अगर बात की जाए तो ट्रेड पेएबल में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेएबल में, तो यहां अगर ट्रेड पेएबल की बात की जाए तो ट्रेड पेएबल में जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 14,000 और 21,200 यानी कि 7,200 रुपए।
और करंट लायबिलिटी जो अदर करंट लायबिलिटी है वो 3200 और 2400 जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, नीचे फुटनोट में आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये डिक्रीज हो रही है तो इन्हें घटाया जाएगा, जबकि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्हें जोड़ा जाएगा। तो आप लिख दें यहां पर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो कि है 7200 और साथ ही साथ डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800, और जब आप इसका रिजल्ट निकालते हैं तो ये आता है 4000 रुपए नेगेटिव। अब 71,200 में से 4000 रुपए आप लेस कर दें। $67,200 होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से टैक्स पेड ओपनिंग बैलेंस जो है 11,200 उसे आप लेस करें, और जब आप 11,200 को लेस करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है 56,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को काउंट करने के बाद अब बात करनी है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको नीचे दो सूचनाएं दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, और साथ ही साथ आपको दे रखी है प्लांट अकाउंट। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि उदाहरण 7 में तो हमने ऑपरेटिंग से पहले ही अकाउंट बना लिया और यहां पर हम अब क्यों बना रहे हैं? तो स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है सूचनाओं पर। वहां पर डेप्रिसिएशन नाम की मत गायब थी, उसे मालूम करने के लिए मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाना जरूरी था। यहां पर डेप्रिसिएशन तो चालू वर्ष का दिया गया है, संपत्ति की खरीद और बिक्री गायब हो सकती है तो उसे मालूम करने की जरूरत हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पड़ती है, तो हम बाद में भी बनाएं तो चलेगा। बाकी आप एग्जाम में अगर पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट तो भी ठीक होगा। तो चलिए हमें दो अकाउंट यहां पर वर्किंग नोट के रूप में बनाने होंगे, एक तो बनाना होगा लैंड एंड बिल्डिंग और एक बनाना होगा प्लांट अकाउंट। तो बात करें अगर लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो आपको दिया गया है 40,000 और 20,000। तो पहले बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग में ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 और डेप्रिसिएशन दिया गया है 20,000, और जब आप इसे लगाते हैं तो इस खाते से कोई मद मिसिंग नहीं है, ये खाता दोनों तरफ से बराबर आता है। अब बात करते हैं प्लांट अकाउंट की। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आप स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस देखूं तो 36,000 है और क्लोजिंग बैलेंस है 76,400। तो ओपनिंग बैलेंस 36,000, क्लोजिंग दिया गया है 76,400 और इस पर डेप्रिसिएशन जो लगाया गया है वो लगाया गया 10,000। जब आप इसका योग लगाते हैं तो 86,400, उसमें से 36,000 घटाते हैं तो इसका मतलब आपने 50,400 रुपए की संपत्ति क्रय की है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो परचेज ऑफ प्लांट आएगा 50,400 और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि उसका कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आपको पता लगता है कि 10,000 रुपए से बढ़ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप इसका अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इसका अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसके बारे में नीचे सूचना नहीं है, तो आप इसका नॉर्मल कंपैरिजन कर इसके अंतर को खरीद या बिक्री मान सकते हैं, लेकिन जिनकी सूचना नीचे दे रखी है उनका अकाउंट आपको बनाना जरूरी है। तो यहां दो मदें, एक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 और एक परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स या प्लांट, कुछ भी आप लिख दें। तो यहां पर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 50,400 और साथ ही साथ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, दोनों ही मदे नेगेटिव है। इनका रिजल्ट होगा 60,400, जिसे आप लिखेंगे कैश आउटफ्लो, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है, जबकि यहां हमने इनफ्लो लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अब हम बात करना चाहेंगे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी मदे। एक तो डिविडेंड पेड आएगा 11,200। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर आपने 40,000 रुपए के जारी किए हैं, जैसा कि कंपैरिजन से पता चलता है। और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो आपने 20,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर का शोधन किया है। इसके अलावा और कोई लोन वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन आप ढंग से देख लें कहीं कोई अल्पकालीन ऋण भी अगर लिया है तो वो भी इसमें दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें अल्पकालीन ऋण नहीं है। तो यहां तीन मदें, इशू ऑफ इक्विटी शेयर जिनका अमाउंट है 40,000, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसका अमाउंट है 20,000 और डिविडेंड पेड जो कि है 11,200 रुपए। चलिए तो मदों को लिख देते हैं। शेयर इशू से आपको प्राप्त होगा 40,000,
डिविडेंड पेड 11,200, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 20,000। इसका रिजल्ट जब हम निकालते हैं तो इसका रिजल्ट आता है फाइनली 8800 रुपए, जो कि धनात्मक बच रहा है, इसलिए आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो। अब तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट हमें निकालना होगा, और तीनों एक्टिविटीज की बात करें स्टूडेंट्स तो ये नेगेटिव बैलेंस था, तो यहां अगर बात की जाए तो पहले पॉजिटिव 56,000 और 8800 को जोड़ना होगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये अमाउंट आता है 64,800। इसमें से 60,400 आपको इन्वेस्टिंग के जो नेगेटिव हैं वो घटाने होंगे, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा 4400 रुपए नेट कैश इंक्रीज आपका होता है। तो आप रिजल्ट में लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज 4400 ए प्लस बी प्लस सी, और अब आप इसमें ओपनिंग कैश लाकर जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्लोजिंग कैश के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 6800 रुपए जोड़ें तो 11,200 होना चाहिए। तो चलिए हम ओपनिंग कैश को रिजल्ट के नीचे लिखते हैं 6,800 रुपए, और जब आप 4400 में 6,800 रुपए जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 11,200। यहां पर आपके प्रश्न की जांच हो जाती है और आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 11,200 रुपए। प्रश्न संख्या 8 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। निम्नलिखित जानकारी से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करें। आपको फिर से दिया गया है 2015 और 2014 ईयर पर विशेष तौर पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर ईयर रिवर्स दिए गए हैं तो कंपैरिजन बार बार बता रहा हूं आपको इस तरीके से करना होगा। अंश पूंजी यहां पर दी गई है 5 लाख से 7 लाख रुपए, आरक्षित एवं अधिशेष आपको दिया गया है 250 से 4,70,000 रुपए, गैर चालू देयताओं में आपको ऋण पत्र दिया गया है 6 लाख से 4 लाख रुपए, और व्यापारिक देय आपको दिए गए हैं 6 लाख से 9 लाख रुपए। संपत्तियों में अगर बात कर दूं तो मूर्त संपत्तियां 5 लाख से 7 लाख रुपए, अमूर्त परिसंपत्तियों में ख्याति दी गई है जो कि 2,50,000 से 1,70,000 रुपए हो रही है। इसका मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ किया गया है 80,000 रुपए से, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाकर जोड़ी जाएगी। स्टॉक 5 लाख से 6 लाख, व्यापारिक प्राप्य 4 लाख से 6 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 3 लाख से 4 लाख रुपए, और नीचे केवल एक ही सूचना दी गई है संयंत्र पर हां 80,000 रुपए लगाया गया है, जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ा जाएगा और प्लांट अकाउंट वर्किंग नोट में बनाया जाएगा। अगर यहां पर बात की जाए तो सूचना के रूप में और कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित एवं अधिशेष 250 से 470, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट चाहिए, और जब नीचे सूचना नहीं है और नीचे वाली सूचना पर वैसे भी प्रॉफिट के लिए ध्यान नहीं देना है, रिजर्व एंड सरप्लस का अंतर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का अंतर जो कि फुटनोट में दिया जाए उसके अंतर को ही आपको हमेशा लेना है। तो यहां पर जो प्रॉफिट का अंतर है वो है 2,20,000 रुपए। जोड़ने की मदों की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो एक तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर रेट दी गई है 8% डिबेंचर है, 6 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं ओपनिंग, तो इसका जो ब्याज है 48,000 रुपए वो ब्याज ऑपरेटिंग में जोड़ा जाएगा और फाइनेंसिंग में से लेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो जोड़ने के लिए आपके पास डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपए, और गुडविल जो कि 80,000 रुपए से राइट ऑफ हो रही है। तो केवल 3 मदें आपको आपके प्रॉफिट में जोड़नी है। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे ये बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कौन कौन सी मदें जोड़नी है? गुडविल रिटर्न ऑफ 80,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 48,000 और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 80,000। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट जो कि डिफरेंस से आप लेंगे 2,20,000 रुपए। ये कहां से लिया गया है फिर से बता दूं, ये अंतर लिया गया है 250 और 470 का। जोड़ने की मदें डेप्रिसिएशन जो कि नीचे अतिरिक्त सूचना में दिया गया है प्लांट पर 80,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000 रुपए, 6 लाख का 8% निकाला गया है। साथ ही साथ गुडविल रिटर्न ऑफ अमूर्त संपत्ति का अंतर 80,000 आ रहा है। इन सभी मदों को ले जाकर आप 2,20,000 रुपए में जोड़ देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो इन तीनों का अमाउंट आ रहा है 2,08,000 रुपए। 2,20,000 में 2,08,000 को जोड़ने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज का जो अमाउंट आता है वो आता है 4,18,000
28,000 रुपए। अब आपको ध्यान देना होगा अपनी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज पर। तो करंट लायबिलिटीज तो केवल एक ही है, ट्रेड पेएबल, जो कि इंक्रीज हो रही है 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख रुपए। स्टॉक 5 लाख से 6 लाख यानी 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है, और व्यापारिक प्राप्य 4 लाख से 6 लाख 2 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख, जब करंट असेट्स बढ़ती हैं तो इसे घटाया जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, इसे भी घटाया जाएगा क्योंकि ये भी एक करंट असेट्स है। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल जो है, रिसीवेबल को तो घटाया जाएगा क्योंकि वो करंट असेट्स है, लेकिन अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो जोड़ी जाती हैं और वो 3 लाख रुपए से इंक्रीज हो रही हैं। तो जब आप इसका रिजल्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ भी नहीं आता है क्योंकि 3 लाख में से 3 लाख घट जाते हैं। यहां पर टैक्स पेड की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए जो 4,28,000 है उसे कह दिया जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको संपत्तियों पर ध्यान देना होगा। यहां पर मूर्त परिसंपत्तियां 5 लाख और 7 लाख दे रखी हैं, साथ ही साथ संयंत्र पर 80,000 का हांस लगाया गया। तो एक अकाउंट आपको बनाना होगा वर्किंग नोट में। प्लांट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है 7 लाख रुपए। तो चलिए, बहुत सिंपल सा अकाउंट है। फिक्स असेट्स अकाउंट आप लिख दें इसे। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया गया है बाय डेप्रिसिएशन 80,000, 7,80,000 इसका योग आता है। उसमें से 5 लाख अगर आप घटा दें तो इसका मतलब आपके द्वारा इस बार क्रय की गई है संपत्ति 2,80,000 रुपए। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसे लिया जाएगा। तो 2,80,000 रुपए केवल आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स के नाम से लिख दें 2,80,000, और ये जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, इसलिए इसे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मदों के लिए आपको इन मदों को देखना होगा। शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख, तो क्लियर है कि 2 लाख के शेयर इशू हुए हैं। डिबेंचर 6 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, तो क्लियर है कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर का क्या हुआ है, शोधन हुआ है, और 48,000 का आपने इन पर ब्याज चुकाया है। तो 3 मदें, इशू ऑफ शेयर 2 लाख, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000। शेयर इशू प्रोसीड 2 लाख, ये आपको प्राप्त हुआ है इसलिए आप इसे जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000 आपने पे किया है इसलिए इसे आप कोष्टक में रखेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख, ये भी आपने पे किया है इसलिए इसे कोष्टक में लिखेंगे। और जब आप इनका रिजल्ट निकालते हैं तो 48,000 रुपए नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो इसे आप कोष्टक में रखेंगे और यहां लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटीज को आपको मिलाना होगा। तो यहां अगर बात की जाए तो 4,28,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का धनात्मक शेष है, और 2,80,000 और साथ ही साथ 48,000 ये दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो इन्हें जोड़ने पर इनका अमाउंट आता है 3,28,000 रुपए। जब 4,28,000 में से 3,28,000 रुपए घटाए जाएं तो भी 1 लाख रुपए का धनात्मक शेष बच रहा है, जिसे कहा जाएगा नेट कैश इंक्रीज A प्लस B प्लस C। तो यहां पर नेट कैश इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपए, और साथ ही साथ इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ दें। यदि वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आए तो आपका उत्तर सही होगा। तो यहां पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 3 लाख, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 4 लाख। तो आइए बात करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग है 3 लाख, और जब 1 लाख के रिजल्ट में 3 लाख को जोड़ा गया तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा 4 लाख। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 9 भी पूरा होता है। अगले भाग में बात करेंगे आपके आगे के अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।